हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न दो हैं इसके इम्पॉर्टेंट होने के। सबसे पहला कि टीचिंग लाइन का कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो इसके ऊपर होते ही होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में तो आपका एक नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ तो मैं कह रही हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसके रिगार्डिंग होते ही होते हैं। सबसे पहला तो इसलिए इम्पॉर्टेंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह ही दिखते हैं, तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉर्मल में से उनको अलग करने के लिए, कि उनको आइडेंटिफाई करके उन पर अर्ली इंटरवेंशन किया जाए, इसलिए आपको उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए आज बिना वक्त ज़ाया किए ये क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी, इंटरनेशनल भी और इंडियन भी। देन उसके बाद कॉजेज, टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। लास्ट हम जो पढ़ेंगे वो है मिस एंड रियलिटी अबाउट एसएलडी। इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे एसएलडी को लेकर मिथ्स हैं, क्या वो सही हैं या नहीं हैं वो देखेंगे। अगर सही नहीं है तो रियलिटी क्या है उसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हम लर्निंग डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी टर्म यूज़ करते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लर्निंग डिसऑर्डर करके आपसे बात कर रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ही वो पर्सन आपसे बात कर रहा है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में से एक है। साथ ही ये जो है डिसेबिलिटी स्कूल टाइम में ही स्टार्ट हो जाती है, या स्कूल टाइम में उसके करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लग जाते हैं। और ये डिसेबिलिटी जो है बच्चे की लिसनिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसी एबिलिटीज़ पे इफ़ेक्ट डालती है, या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसी स्किल्स के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे इसके। साथ ही जब बच्चे के अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, मैथमेटिक कैलकुलेशन जैसी स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो उसी वजह से बच्चे के अंदर और बहुत सारी स्किल्स में इफ़ेक्ट होता है और प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। रीज़न क्योंकि ये स्किल्स कहीं ना कहीं वहाँ काम आती हैं। बच्चे के आपका प्लानिंग में प्रॉब्लम होगी, बच्चे का किसी काम को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम होगी, या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक कि बच्चा अटेंशन देने में भी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। साथ ही साथ बच्चे के जब बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स में भी इफ़ेक्ट डालती है। जैसे बच्चा अपने फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, टीचर से बात नहीं करता है, घर में भी भाई बहनों से अलग अलग रहने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अपने भाई, जो उसके भाई बहन हैं बहुत स्मार्ट हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पीछे हूँ उनसे, तो इसलिए उनसे भी ढंग से बात नहीं करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, उसे लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होती है। उनका क्या होता है, विजुअल, हेयरिंग और मोटर हैंडीकैप्स में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बच्चे की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इमोशनल डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखिए कि ये जो बच्चे हैं उन्हें सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, उनको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मोटर हैंडीकैप जो है यानी मोटर स्किल्स में उनके प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्रॉब्लम क्या है, विजुअल प्रोसेस में। जो हमारा विजुअल प्रोसेस होता है, यानी जो हम देखते हैं चीज़ को, उसे एक ब्रेन में इमेज बनती है हमारी, वो ब्रेन को इमेज बन के उसका हम मीनिंग समझते हैं और उसको रीड करते हैं,
या लिखते हैं, जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो बच्चे के प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ को ध्यान रखिए, बच्चे की विजुअल देखने में प्रॉब्लम नहीं है या हेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के उस जो प्रोसेस चलता है विजुअल, हम जब किसी चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में बच्चे के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इस प्रोसेस के प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स या बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग जैसी स्किल्स के अंदर, और जो इफेक्ट डालती है बच्चे के इंटेलेक्चुअल यानी उसके आईक्यू पर, उसके आपका इन्वायरमेंट पे, उसके कल्चर पे, उसमें सब में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका आईक्यू लेवल हमेशा बिलो ही मिलेगा। उनका जो आईक्यू लेवल है वो आपको एवरेज भी देखने को मिल सकता है और अबव एवरेज भी देखने को मिल सकता है। इस डिसेबिलिटी को हिडन डिसेबिलिटीज के नाम से भी हम जानते हैं या बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डिसेबिलिटी छुपी हुई होती है, सामने दिखाई नहीं देती, देखने में बिल्कुल ये नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, इनकी फिजिकली स्ट्रक्चर या फिजिकली ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होती है। देखने के अगर आपके सामने बच्चे के खड़ा कर दिया जाए तो और नॉर्मल बच्चों की तरह ही, ब्राइट स्टूडेंट की तरह ही वो नज़र आते हैं। लेकिन इन बच्चों की जो ये डिसेबिलिटी होती है छुपी हुई होती है। जब हम इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन, बहुत डीपली ऑब्जर्वेशन करते हैं या आप जब उनके ऊपर काम करते हैं, तब आपको ये डिसेबिलिटी दिखाई देती है। साथ ही साथ ये जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता है, उसको, ये लॉन्ग टाइम चलने वाली है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर सही तरीके से बच्चे के ऊपर काम किया जाए तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे, बच्चों के ऊपर सही तरीके से अगर काम होगा तो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे थे उसमें हम धीरे 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 सुधार कर पाएंगे। लेकिन उसे पूरे होल टाइम तक आपको बहुत सिखाना पड़ेगा, चीज़ को उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, तभी जहां आपने उस चीज़ को छोड़ा नहीं वो आपका फिर से पीछे बैक टू बैक चला जाएगा। तो हमेशा इन बच्चों को थेरेपीज लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडिया एक्ट, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी वे एजुकेशन एक्ट के अंदर जो 13 डिसेबिलिटी को रखा गया उनमें से एक है ये, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से ही उसको लिखा गया है। डिसेबिलिटी को, इस डिसेबिलिटी को अम्ब्रेला टर्म भी बोला गया है। अम्ब्रेला टर्म इसलिए बोला गया है जैसे अम्ब्रेला को बहुत सारी जो छोटी छोटी स्टेप से मिलके बनना है, इसी तरीके से स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिससे मिलके ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बना है। इसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की 2 डेफिनेशन दे रखी है। जो पहली डेफिनेशन है आईडिया एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर बोला गया है कि उसके पहले पॉइंट के अंदर बोला गया कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि जो लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, उसे समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए जो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस चाहिए होता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा डिसऑर्डर होने पर सुनने, बोलने, लिखने, कम्युनिकेशन करने या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देखने या डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आपका परसेप्चुअल डिसेबिलिटी, ब्रेन इंजरी, मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन जैसी कंडीशन देखने को बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है डिसऑर्डर इंक्लूड नहीं है इसमें। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर जो है लर्निंग प्रॉब्लम भी नहीं आती है। बेसिकली उसके अंदर प्राइमरीली विजुअल, हेयरिंग और मोटर डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंट, कल्चरल, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। सेकेंड डेफिनेशन जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है, जो 2016 में आया था। इसके अंदर भी सेम वही बात कह रखी है जो ऊपर आईडिया एक्ट ने बोली थी, लेकिन इसके अंदर एक जो टर्म यूज कर रखी है वो है हेट्रोजीनियस ग्रुप, जो उसमें आईडिया एक्ट की डेफिनेशन में नहीं दे रखी थी।
हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ ग्रुप। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है बहुत सारे ग्रुपों का मिक्सचर है, लाइक नीचे नाम भी दे रखे हैं, परसेप्चुअल डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, आपका डेवलपमेंट अफेजिया। इस तरीके के ग्रुप्स इसके अंदर हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस ग्रुप के नाम से बुलाया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसके अंदर 1877 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट एडोल्फ कुस्माउल ने वर्ड ब्लाइंडनेस टर्म यूज की थी। ये टर्म उन पर्सन्स के लिए, उस चाइल्ड के लिए यूज की गई थी जो पूरी तरीके से देख सकते थे, इंटरेक्ट कर सकते थे, बोल सकते थे, और आईक्यू उनका ठीक था, लेकिन फिर भी वो टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाते थे। 1887 में जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ बर्लिन ने फर्स्ट टाइम डिसलेक्सिया वर्ड डिफाइन किया था रीडिंग चैलेंज पर्सन्स के लिए। 1905 में डब्ल्यू.ई. बर्न ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अंदर चाइल्डहुड रीडिंग डिफिकल्टी वाले बच्चों के लिए बात की गई थी, और ये चाइल्डहुड रीडिंग डिफिकल्टी वाले बच्चे जो थे यूएसए के अंदर जो थे उनके बारे में बात कही गई थी। साथ ही इतना होने के बाद भी 1930 तक डिसलेक्सिया जो टर्म है कॉमनली यूज नहीं की जा रही थी। 1963 में चिकागो में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें साइकोलॉजिस्ट सैमुअल ए क्रिक ने लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया था। 1975 में कांग्रेस ने एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट पास कर दिया था, जिसके अंदर कहा गया था सभी बच्चों को पब्लिक स्कूल में रिक्वायर्ड होगी फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन दी जाएगी। 1985 में सिंगर और एक्टर चीन ने अपने आप को डिसलेक्सिया कहकर प्रेजेंट किया था, कहा था कि मुझे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, जिसको उन्होंने डिसलेक्सिया ना कह के मैं डिसलेक्सिया कहा था। लेकिन जब उनकी बाद में बायोग्राफी आई तो उन्होंने बताया उसके अंदर कि उनको डिसकैलकुलिया जैसी प्रॉब्लम थी। 2002 में येल यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर ने ये देखने के लिए कि डिसलेक्सिया किड्स जो हैं और उनके पीयर्स जो हैं रीडिंग के टाइम पे उनके ब्रेन जो फंक्शंस हैं एक जैसा वर्क कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए उन्होंने fMRI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज़ किया। और जब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो उन्होंने पाया कि जब डिसलेक्सिया वाले बच्चे रीडिंग करते हैं तो उनका ब्रेन डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। 2003 में एक्टर हेनरी ने एक बुक लिखी जिसका मेन कैरेक्टर हैंक जिब्जर भी डिसलेक्सिया था, एज अ हीरो उसको इसके अंदर दिखाया गया है। और एक्टर हेनरी जो है वो खुद भी डिसलेक्सिया से ग्रसित थे। 2004 में आईडी एक्ट को अपडेट किया गया और उसके अंदर पेरेंट्स की राइट्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और बढ़ाया गया, और रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन टर्म को जोड़ा गया, जिसके अंदर कहा गया कि जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं उसके पेरेंट्स को इंटरवेंशन के दौरान इन्वॉल्व करना चाहिए। 2005 में जो येल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी टीम ने आइडेंटिफाई कर लिया था डिसलेक्सिया के जीन्स को। 2013 के अंदर DSM-5 में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर को और ब्रॉड टर्म में डिफाइन किया गया। यहाँ से इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट को बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के द्वारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग द लर्निंग डिसेबल्ड को डेवलप किया गया, जो डेवलप किया गया था स्वरूप एंड मेहता द्वारा किया गया था 1991 में। प्रतिभा कारंत और जॉय रोजारियो द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था लर्निंग डिसेबिलिटी इन इंडिया, विलिंग द माइंड टू लर्न हार्ड कवर, 1 अप्रैल 2003 के अंदर। उसके बाद 2005 में इंडिया में सबसे पहला इंटरनेशनल डिसेबल्ड फिल्म फेस्टिवल हुआ जो चेन्नई में हुआ था। चेन्नई के में जो द एबिलिटी फाउंडेशन NGO था उसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। इस फेस्टिवल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका ये था कि जो डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना और उसके लिए जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको दूर करना,
या उसके जो मिथ्स हैं, उसके लिए जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए मिथ्स हैं, लोगों ने एक रूढ़िवादी विचारधारा जो बना रखी है उसको भी दूर करना इसका उद्देश्य था। तारे ज़मीन पर मूवी को रिलीज़ किया गया 2007 के अंदर, और इसमें जो मेन कैरेक्टर था, चाइल्ड एक्टर था, वो उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम थी। और मुझे लगता है कि इसी मूवी की वजह से ऑल ओवर इंडिया में लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए अवेयरनेस फैली। और उसके बाद 2015 में डाली टूल डेवलप किया गया, जिसका फुल नेम है डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो डेवलप किया था नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने इसको डेवलप किया था। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को RPWD एक्ट के अंदर 2016 में ऐड किया गया। जो पहले हमारा एक्ट था PWD, उसको रिप्लेस करके किया था। पहले उसमें 60 डिसेबिलिटीज़ की थी, उसके बाद अब 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया। उसमें से एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी है जिसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हेरिडिटी एंड जेनेटिक। अगर बच्चे के पेरेंट्स में से किसी को या भाई बहन में से किसी को या पुरानी जनरेशन में किसी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बच्चे के चांस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने के। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटी। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है एक स्ट्रक्चर होता है उसका होने का, अगर उसमें अबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने का, रिस्क फैक्टर होने का चांस बढ़ जाता है। अबनॉर्मेलिटी बहुत तरीके की होती है, लेकिन एक मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ। हमारा जो क्रोमोसोम होते हैं 2 के पेयर में होते हैं, अगर उस 2 की जगह 3 पेयर के अंदर आ जाते हैं क्रोमोसोम तो बच्चे में अबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। प्रेगनेंसी के दौरान या जब बर्थ हो जाता है बच्चे का, तब ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं बच्चे के डिसेबिलिटी होने का। प्रेगनेंसी के दौरान आप कह सकते हैं अगर माँ को न्यूट्रिशन ना मिले पूरे तरीके से, या माँ को फीड्स आते हैं, यूट्रस में बच्चे की ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं होती है, या माँ किसी तरीके की ड्रग्स या अल्कोहल ले रही है, या डॉक्टर से बिना पूछे मेडिसिन ले ली है, तो वो सब रीज़न फैक्टर हो सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने के। आफ्टर बर्थ बच्चे का प्रीमेच्योर होना, वेट बहुत कम होना, बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की लैकिंग। और ये कैसे हो सकती है, बच्चा पैदा होते ही रोते हैं तो वो ऑक्सीजन सीधा ब्रेन में जाती है। जितना ज़्यादा बच्चा लेट रोएगा उतनी ज़्यादा सिवियरिटी नज़र आती है बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी होने की। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस ड्यूरिंग इन्फेंसी। आफ्टर बर्थ अगर बच्चे को हाई फीवर होता है, हेड में किसी तरीके की इंजरी हो जाती है, या पूरा न्यूट्रिशन की वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट से भी बहुत सारे फैक्टर आते हैं, लाइक अगर किसी तरीके से बच्चे के अंदर टॉक्सिन अधिक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो भी बच्चे के चांस डिसेबिलिटी होने के बढ़ जाते हैं। सच एज अ लेड भी उसी टॉक्सिन्स में से एक है। लाइक पेंट हो गया, सेरामाइक्स हो गया, कैरामाइक्स हो गया। इसके अलावा आप आजकल देख रहे हैं कि हम सैनिटाइज़र बहुत यूज़ होता है, तो वो कहीं पड़ा हुआ बच्चे ने ले लिया, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं बच्चे के रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने का। नेक्स्ट आता है कॉर्मोबिडिटी। इसके अंदर आप अगर बच्चे को ADHD होता है तो भी बच्चे के लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चा अटेंशन नहीं देता है किसी भी चीज़ में, तो उसकी जो प्रॉब्लम दिखाई देती है रीडिंग के अंदर और अदर। तो है कि 25% जो हैं ADHD जो बच्चे हैं उनको रीडिंग प्रॉब्लम होती है। साथ ही 15 से 30% जो होते हैं चाइल्ड डायग्नोस्ड हुए हैं जो ADHD हैं, वो लर्निंग डिसेबिलिटी उनको है। यहाँ से स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप शुरू हो जाते हैं, और जो पहला टाइप है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में जो है रीडिंग प्रॉब्लम होती है, उसके नाम से ही पता लगता है, लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग,
और डिस का मतलब होता है कमी या प्रॉब्लम। तो दोनों का जब मिला के बात की जाए डिसलेक्सिया, तो मीनिंग बनता है रीडिंग में प्रॉब्लम। तो जो ये है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एक टाइप है जिसके अंदर रीडिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन ये रीडिंग प्रॉब्लम तब मिलती है जब बच्चा पूरी तरीके से देख भी सकता है और उसका इंटेलिजेंस भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके बाद भी बच्चों को रीडिंग प्रॉब्लम होती है और उसके सिम्टम्स आप पहचान सकते हो उनके सिम्टम्स के द्वारा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। तो वो कैसे सिम्टम्स शो करते हैं, क्या शो करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कि उनकी रीडिंग जो होती है उनकी एज के बच्चों से बिलो होती है, अच्छी नहीं करते हैं। उनका लेवल जो होता है रीडिंग करने का उनकी एज से हमेशा बिलो रहेगा। प्रॉब्लम रिमेम्बरिंग द सीक्वेंस, उनको सीक्वेंस याद नहीं रहता है रीडिंग करने का कि किस साइड से करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है, राइट साइड से करनी है, ये सीक्वेंस भूल जाते हैं। वर्ड्स का सीक्वेंस भूल जाते हैं कि पहले एक वर्ड करना है, फिर दूसरा वर्ड करना है, फिर तीसरा वर्ड करना है, जंप करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस में उनको प्रॉब्लम आती है। वो आपके सीक्वेंस, लाइनों का भी सीक्वेंस होता है, आपका वर्ड्स का भी सीक्वेंस होता है, आपके जो वर्ड्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका सीक्वेंस भी होता है। तो उन सभी सीक्वेंस में उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिफिकल्टी इन सीइंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन लेटर एंड वर्ड। जो एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स और लेटर्स होते हैं उनमें उनको डिफिकल्टीज होती है। लाइक कमल, कलम, अगर हिंदी में देखा जाए। इंग्लिश में अगर मैं वर्ड्स पढ़ूं तो व्हाट, वेयर, पेन, पैन, ये एक जैसे दिखने वाले जो वर्ड्स हैं, देखने में स्पेलिंग भी आप देखोगे तो माइनर सी फर्क होती है। तो इस वजह से एक जैसे दिखने में बच्चे जो हैं उनमें कंफ्यूज होते हैं, उनको डिफ्रेंसिएशन उनमें नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्पेलिंग वर्ड्स। बच्चों में को डिफिकल्टी होती है स्पेलिंग्स में, उनके वर्ड्स में, उन्हें याद नहीं रहते हैं रिमेंबर्स। लाइक कोई भी आप स्पेलिंग ले, छोटी से छोटी, पेन जैसे मैंने बोला PAN पेन, तो उन्हें याद नहीं रहता है उस स्पेलिंग। अवॉइड एक्टिविटी द इन्वॉल्व रीडिंग, उनकी रीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है। उन्हें पता है, उनको जब रीड करने के लिए कहा जाता है तो उनसे रीड नहीं होता, उन्हें मुश्किलें आती हैं। इसी वजह से वो जो रीडिंग वाली एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें इन्वॉल्व होने से झिझकते हैं। लाइक अगर टीचर ने कह दिया उठने के लिए, रीडिंग करो, उठ के रीडिंग करो क्लास में, तो वो उससे बचेंगे, किसी तरीके का बहाना मारेंगे। घर में मदर ने कह दिया कि रीडिंग कर लो 1 घंटा बैठ के, तो वो बुक खोल के बैठ जाएंगे, तो रीडिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके की वो एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया की वजह से बच्चों को रिटर्न में, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो इफेक्ट होता है उसका रिटर्न में ही पड़ता है। लाइक आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट भी मैंने यहाँ पे लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे को लेटर लिखने में भी दिक्कत है। बच्चे के लेटर बिल्कुल सही नहीं है। लाइक्स अगर लिखा हुआ है तो के का नीचे वाला मिसिंग है। एच देखिए कैसे लिखा हुआ है, तो उसे लेटर लिखने में भी डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही साथ बच्चा जो है लेटर्स में या वर्ड्स के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर गैप मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक आप हर वर्ड के में गैप मेंटेन नहीं करोगे, या हर लेटर जब आप लिख रहे हो, वर्ड का हर लेटर लिख रहे हो, उसका गैप जो है एक जैसा होना चाहिए, तभी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो इस वजह से इन बच्चों की हैंडराइटिंग ट्रबल हमेशा बना रहता है। इस पे अगर काम किया जाए तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता इसको, कि अगर आपने उस पे काम करना छोड़ दिया तो बच्चे की फिर से हैंडराइटिंग पुअर होती चली जाएगी। आपको हमेशा इस पे काम करना पड़ेगा और बच्चे में तभी इम्प्रूवमेंट इसकी आएगी। बच्चे को लाइनों में लिखने में दिक्कत होती है। आप चाहे ये स्ट्रेट लाइनिंग दे दीजिए, या आप कलरफुल वाली जो इंग्लिश की 4 लाइनिंग वाली आती हैं कॉपी, आप वो दे दीजिए। बच्चों को उसे लिखने में और उसे समझने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ बच्चों को पेपर जो है होल्ड करने में दिक्कत होती है, पेंसिल होल्ड करने में दिक्कत होती है, उसे कंट्रोल करने में, उसकी पोजीशन में दिक्कत होती है कि किस तरीके से उसे होल्ड करना है लिखते वक्त, और उसकी पोजीशन किस तरीके से रखनी है लिखते वक्त।
जो हम लिखते वक्त जो प्रेशर होता है वो अमाउंट जितना देना है उसमें उनको प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा कोई बच्चे क्या बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत लाइट पुश करते हैं उसको, तो उसमें भी इन लोगों को दिक्कत आती है। साथ ही साथ जब हम लिखते हैं तो राइट आर्म के जो पोजीशंस रहती है, पोस्चर रहती है, उनमें भी उसकी कमी होती है, यानी पोजीशन यानी पोस्चर एबिलिटी में भी उनकी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अर्थमेटिक, अंडरस्टैंडिंग नंबर, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डिफिकल्टी देखने को मिलती है, और पॉपुलेशन के 3 to 6% डिसकैल्कुलिया से ग्रसित है। इन बच्चों के जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। जो बच्चे हैं क्लॉक पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, नंबर्स पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर कहीं पे आपने फ़ोन नंबर लिख दिया तो उनको रीड करने में उसको दिक्कत होगी, सीक्वेंस में दिक्कत होगी, आपका काउंटिंग के सीक्वेंस में, या आप जब नंबर्स लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं तो उसके सीक्वेंस में पढ़ने में उनको दिक्कत होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जैसी चीज़ों में दिक्कत होती है, टेबल्स उनको समझ में नहीं आते हैं। अगर आप उन्हें 2 नंबर दे देते हैं, उसमें लार्ज या स्मॉल नंबर बताने के लिए कहते हैं तो बच्चा वो भी नहीं बता पाता है। बच्चों में लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम होती है। अगर आप बच्चे को लेफ्ट जाने के लिए बोलेंगे तो बच्चा या तो राइट चला जाएगा या लेफ्ट जाएगा, गलती से जाएगा, या वो बीच में खड़ा होकर सोचता रहेगा कि मुझे किधर जाना है। इसके अलावा बच्चों के अंदर डायरेक्शन की, टाइम मैनेजमेंट की, शेड्यूलिंग की दिक्कत देखने को मिलेगी आपको। किसी भी इवेंट को और सीक्वेंस में देखने लगाने की दिक्कत आपको उसको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि बच्चे के इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन मेंटली इंटेंसिव टास्क, बच्चे जो है इनएबिलिटी दिखाता है, कंसंट्रेट दिखाता है कोई भी ऐसा टास्क जिसके अंदर नंबर्स हों, जिसमें उसकी कैलकुलेशन उसे करनी हो, तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, कंसंट्रेट नहीं दिखाता है करने में। नेक्स्ट टाइप आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया को डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इन बच्चों के अंदर फिजिकल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं डेली लाइफ एक्टिविटी करने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं। फर्स्ट, पुअर बैलेंस, जिसकी वजह से ये बच्चे बाईसाइकिल राइड नहीं कर सकते हैं, झूले नहीं, स्विंग नहीं झूल सकते हैं, ऊंची जगहों पे चढ़ने में उनको दिक्कत होती है, लाइक ट्री पे चढ़ने में या हिल्स में चढ़ने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ बैलेंस बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है पुअर पोस्चर एंड फिटेज। इसके अंदर बच्चों की जो मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक वो वीक हो जाती हैं और वो आलसी हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जॉइंट भी जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। साथ ही साथ इन बच्चों के जो पैर होते हैं वो हमारे जैसे कर्व होते हैं पैर के नीचे, तो इन बच्चों के जो पैर होते हैं फ्लैट पैर होते हैं। पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन बच्चों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। लाइक कैचिंग करने में उनको दिक्कत होती है, कैच करने में, बॉल कैच करने में, बैटिंग करने में उनको दिक्कत हो सकती है, कार ड्राइव करने में या बाईसाइकिल आपका बाइक चलाने में उनको दिक्कत हो सकती है। इस तरीके की बहुत सारी दिक्कत उन्हें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका पुअर होता है। यहाँ तक कि कई बार उनको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उसमें भी हाई हैंड कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है आपका, इन बच्चों के अंदर जो है डिफ़िकल्टी होती है डायरेक्शन की। जो चेंज डायरेक्शन करनी होती है उनमें उसको प्रॉब्लम आती है कि लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं। एकदम से अगर उन्हें चेंज करने के लिए बोला जाए तो उन्हें दिक्कत आती है, डायरेक्शन को समझने में दिक्कत आती है। स्टॉपिंग, जैसे आपने स्टॉप बोल दिया उसे नहीं समझ में आएगा। स्टार्ट एक्शन अगर आपने बोल दिया कि स्टार्ट एक्शन, तो उन्हें ये चीज़ें डायरेक्शन जो है उनको समझ में नहीं आती, और ख़ासतौर जब एकदम से चेंज कर दिया जाए कोई भी टास्क तो उन्हें क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट जो आता है, जो बच्चे हैं उनको 2 हैंड वाली एक्टिविटीज़ करने में मुश्किल होती है। क्योंकि हमें 2 हाथों को एक साथ चलाना पड़ता है।
उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, इसलिए उनको 2 हैंड वाले टास्क में करने में दिक्कत होती है। आप लिख रहे हैं एक हाथ से वो कर लेंगे, लेकिन अगर आपको 2 हाथ से अगर कोई काम एक साथ करना है, लाइक बात करूं मैं 2 हाथ वाले टास्क के, मुझे कुकिंग करनी है, कुकिंग करने में मेरे 2 हाथ चलते हैं, कुकिंग करने में बच्चों को दिक्कत होती है, क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है, बच्चों को आयरनिंग करने में दिक्कत होती है, इसी वजह से क्योंकि 2 हैंड वाले टास्क इन्हें करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आपका जो आता है, बच्चों को ग्रूमिंग एक्टिविटी में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी विद ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग एक्टिविटी, लाइक शेविंग करने में, मेकअप करने में, या क्लॉथ्स पहनने में, वेयर करने में, रिमूव करने में, तो इस तरीके की डिफ़िकल्टी इन बच्चों में देखने को मिलती है। साथ साथ इन बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, वो अपनी पिच को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी वॉल्यूम को कंट्रोल करने में उनको दिक्कत होती है। साथ ही साथ उन्हें किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती। साथ ही साथ इनका पुअर विजुअल परसेप्शन होता है। पुअर विजुअल परसेप्शन का मतलब, विजुअल परसेप्शन का, जो आप देख रहे हैं वही इमेज सीधी आपके ब्रेन में पड़े, वो चीज़ भी इन बच्चों की नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप जो आता है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी इन लैंग्वेज, जिसे अफेजिया या डिस्फेजिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर लैंग्वेज के साथ साथ कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती है। साथ ही इसमें जो बच्चे जो होते हैं उन्हें लैंग्वेज को समझने और बोलने में दिक्कत होती है। लैंग्वेज को आउटपुट एक्टिविटी भी माना जाता है, क्योंकि जब हम में कोई थॉट आता है उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम उसके लिए सही वर्ड्स चुन के हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, वर्बली एक्सप्लेन किया जाता है, या किसी और के साथ हम कम्युनिकेट भी उसे करते हैं, इसलिए इसे लैंग्वेज आउटपुट भी बोला जाता है। जो बच्चे लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर होता है, उन बच्चों में जो है वर्बल लैंग्वेज स्किल्स में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग में दिक्कत होती है, स्पीच की फ्लुएंसी में उन बच्चों में दिक्कत होती है, जब वो बोल रहे होते हैं, मीनिंग के किसी भी वर्ड्स के मीनिंग को समझने के लिए उसमें प्रॉब्लम होती है, या उनका जो वर्ड है उसे एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, डायरेक्शंस में दिक्कत होती है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लर्निंग डिसेबिलिटी इन लैंग्वेज में। यानी सिर्फ बच्चों को लैंग्वेज में ही नहीं, कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट टाइप है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जो प्रोफेशनल्स हैं वो रेफर कर सकते हैं कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स और रिसेप्टिव जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। और जिन बच्चों जो ये स्किल्स हैं आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज और ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स जो हैं, आप बच्चे की रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग बहुत इफेक्ट डालती हैं। रीज़न, जब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं तो बहुत जल्दी हम रिकॉल करते हैं, उसे याद करते हैं, तो इसलिए हम बहुत हमारी जो विजुअल लर्निंग के बाद हमारी सबसे जो मेन आती है लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग होती है। हम जब सही तरीके से सुनेंगे नहीं, हम सही तरीके से हमें हमारा जो प्रोसेस है, ऑडिटरी प्रोसेस अगर सही तरीके से नहीं होगा तो उसका कहीं ना कहीं है इफेक्ट एक्टिविटीज़ पे आता है। लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा आता है, अदर एक्टिविटीज़ पे भी आता है लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा आता है। तो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग में, किसकी वजह से? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होने की वजह से। साथ ही ये जो बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे जो साउंड का डिफ्रेंशिएशन करने में उनको दिक्कत होती है। कोई भी जो वर्ड्स होते हैं, एक जैसे वर्ड हैं उन्हें कंबाइन कर देते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, या अदर कोई साउंड आ रही है, लाइक रोड पे बहुत सारी साउंड्स आ रही हैं, बाइक की, कार्स की, हॉर्न्स की आ रही है, तो वो उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी बाइक की आवाज़ है, कार की आवाज़ है, या उसके अंदर कोई और आवाज़ आ रही है, डिफरेंट तरीके की आवाज़ आ रही है, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। स्पीड, साउंड की स्पीड को जो है नहीं जज कर पाते हैं कि साउंड की स्पीड क्या है, कहाँ से आ रही है, कितनी दूर से वो आवाज़ आ रही है। लाइक अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर आई उसके बाद मेरे दूसरे कमरे में से
मुझे कोई अगर आवाज़ मार रहा है तो मैं उसे जज नहीं कर पाऊंगी वो कितनी दूर से आ रही है, दूसरे कमरे से आ रही है या घर के बाहर से आ रही है, डायरेक्शन जज नहीं कर पाते साउंड की। तो ये सब प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिलती है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो साथ साथ उन्हें ये प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं शेप में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते। वो बच्चे सही देख लेते हैं, ये याद रखिएगा, जो बच्चे ऑडिटरी वाले हैं वो सुन सकते हैं लेकिन उनका जो प्रोसेसिंग है उस ऑडिटरी प्रोसेसिंग में गड़बड़ होती है। इसी तरीके से विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में गड़बड़ होती है। बच्चे देख तो पूरी तरीके से रहे हैं लेकिन उनका जो विजुअल प्रोसेस है, विजुअल प्रोसेस का मतलब जो हम चीज़ देख रहे हैं वही चीज़ इमेज ब्रेन में बने और वही इमेज बन के हम उसे प्रेजेंट करें, तो उनमें वो चीज़ दिक्कत होती है। अगर दो चीज़ सामने बनी हुई है, लाइक आपका ट्रायंगल और सर्कल बना हुआ है तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल है सर्कल है, तो इसी तरीके से बच्चों को भी दिखाई दे रहा है लेकिन हम डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे हैं कि इसकी शेप ट्रायंगल है और ये सर्कल है, लेकिन बच्चों को वो डिफ्रेंसिएशन करने में उसमें दिक्कत होती है। इन बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, साथ ही डिस्टेंस जो होता है उसमें दिक्कत होती है, डिस्टेंस को जज करने में दिक्कत होती है, और रिवर्स जो काउंटिंग होती है उसमें दिक्कत होती है। रिवर्स चाहे वो लेटर हो, रिवर्स चाहे वो नंबर्स हो, उसमें दिक्कत होती है। स्किप जो वर्ड्स होते हैं, स्किपिंग जो वर्ड्स होते हैं उनमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं और ये जो है इसकी वजह से बच्चों में ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर जैसे स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स में भी बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मिथ्स एंड रियलिटी अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। लोगों के मन से मिथ्स जो हैं बहुत सारे हैं एलडी को लेकर, तो उसको दूर करने के लिए आज ये स्लाइड्स के अंदर मैंने मिथ्स डाले हैं। फर्स्ट मिथ जो है, पीपल विद एलडी आर नॉट वेरी स्मार्ट, के एलडी वाले जो बच्चे होते हैं या पीपल्स होते हैं वो स्मार्ट नहीं होते, बट ऐसा नहीं है। सभी जो एलडी वाले बच्चे होते हैं या तो उनका आईक्यू लेवल एवरेज मिलेगा या अबव एवरेज मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि अदर डिसेबिलिटी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर एलडी के साथ एमआर बच्चे में हैं, दिखाई देते हैं, तो उसमें हो सकता है क्या होगा कि उनका जो आईक्यू है कम होगा, क्योंकि एमआर का करेक्टरिस्टिक्स है ही यही कि जो एवरेज है 70 से कम रहता है, तो उसके अंदर कम होगा एवरेज। लेकिन अगर बच्चे के अंदर प्योर एलडी है तो वो उसमें जो आईक्यू लेवल एवरेज रहेगा या अबव एवरेज रहेगा। लाइक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अभिषेक बच्चन भी, आपको पता है कि उनको भी लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। या आपको हैरी पॉटर, आपको याद होगी मूवी, उसका जो मेन कैरेक्टर है उसको भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। उनका नाम शायद डेविल है, मुझे कंफर्म नहीं है बट मे बी डेविल है। और 33% तक जो चाइल्ड हैं वो एलडी के अंदर गिफ्टेड चाइल्ड ही होते हैं। नेक्स्ट मिथ जो आता है, एलडी इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर irresponsible, unmotivated and lazy people। कहने का मतलब ये है कि एलडी जो चाइल्ड हैं हमेशा एक्सक्यूज रहता है उनका कि इनरिस्पॉन्सिबल हैं, अनमोटिवेटेड है, लेजी है, यानी जो जिन बच्चों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे उन्हें एलडी बना दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो एलडी है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, वो करेक्टरिस्टिक्स पे आधारित नहीं है कि अगर जिनको इनरिस्पॉन्सिबल हैं, अनमोटिवेटेड हैं या लेजी पीपल हैं आप उनको एलडी बना दें, ऐसा नहीं है। जो ये डिसेबिलिटी है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग पर आधारित है, ना कि करेक्टरिस्टिक्स पर। नेक्स्ट मिथ जो आता है वो है एलडी ओनली इफेक्ट चाइल्ड एडल्ट ग्रो आउट ऑफ द डिसऑर्डर, यानी जो एलडी है इफेक्ट करती है एडल्ट एज में नहीं करती, सिर्फ चिल्ड्रंस को करती है, बट ऐसा नहीं है। एलडी जो है क्योर नहीं की जा सकती, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपको बचपन में एलडी की प्रॉब्लम थी तो वो आपको आगे चल के भी दिखाई देगी, लेकिन हाँ जितनी जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा तो उतनी जल्दी ही इम्प्रूवमेंट आएगी और उसका रिजल्ट जो है एडल्ट एज में भी आपको दिखाई देगा।
लेकिन अगर आप ये कहें कि एलडी को ठीक किया जा सकता है या वो चिल्ड्रन को इफेक्ट करती है, एडल्ट को नहीं करती है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है कि उनको ये इफेक्ट नहीं करती है। उनमें क्या होता है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर बचपन से उनमें इलाज किया जाता है या उनको थेरेपी दी जाती है तो वो इम्प्रूवमेंट उनके अंदर दिखाई देता है। तो इसलिए इसके अंदर ऐसा लगता है कि चिल्ड्रंस को इफेक्ट करती है, एडल्ट को नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन में अगर है तो एडल्ट में भी वो रहती है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आता है एडल्ट में। नेक्स्ट मिथ आता है एडल्ट विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट सक्सीड इन हायर एजुकेशन। ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत सारे जो पर्सन हैं उन्होंने हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया है, लेकिन ये याद रखिए बच्चे हायर एजुकेशन जो है एकमेंडेशन और सपोर्ट के साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप उनको एकमेंडेशन सपोर्ट पूरी तरीके से देंगे तो बच्चे हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट मिथ है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर आइडेंटिफाइड इन किंडरगार्टन एंड फर्स्ट ग्रेड। तो ऐसा भी नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है किंडरगार्टन या फर्स्ट ग्रेड में आइडेंटिफाई कर ली जाती है। पहले भी बताया है कि इस डिसेबिलिटी को हिडन डिसेबिलिटी बोला जाता है। क्यों? इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं छुपे हुए होते हैं और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखाई देता है, तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट थर्ड ग्रेड तक उसको सर्च करना, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, लेकिन हो जाते हैं, लेकिन उनको मुश्किल होता है। तो बहुत सारे जो ब्राइट चाइल्ड्स होते हैं वो खास तौर जो हैं अपनी जो डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग राइटिंग में तो वो उसको छुपा जाते हैं पीछे, तो इसलिए उसे टाइम लगता है इसको आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट मिथ आता है मोर बॉयज देन गर्ल्स हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी बॉयज में ज़्यादा होता है देन गर्ल्स के लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी रिसर्च हुई हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि बॉयज़ को ज़्यादा होता है गर्ल्स से लर्निंग डिसेबिलिटी। किसी ईयर में बॉयज़ ज़्यादा दिखाई दे जाते हैं, किसी ईयर में गर्ल्स ज़्यादा दिखाई दे जाती हैं। तो बट ऐसा नहीं है, दोनों में इक्वल ही होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी जल्दी से दबा लीजिए, जिससे आपके अपने चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।